हेलो एवरीवन। सो 71st बीपीएससी एग्जाम के अब रफली 20 दिन बचे हैं। तो ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ताकि आपको एक रिवीजन का फीलिंग आए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई लिबरलाइज द फेमा रेगुलेशन 1999 टू एनकरेज द यूज ऑफ विच करेंसी फॉर सेटलमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। सिंपल सेंस में आरबीआई ने किस करेंसी के यूज के लिए जो रूल्स हैं वो सिंप्लीफाई किए हैं। फेमा और फेरा आपको पता होना चाहिए। फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा, सीधी सी बात है, इंडियन रुपी। ओके, इंडियन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which account are used for settling, just a second, for settling transaction in Indian rupee with a person outside India। अब देखो, कोई एनआरआई है, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, अगर उनको इंडिया में रुपी वाला अकाउंट खोलना है तो इनमें से कौन सा अकाउंट होगा। तो रिसेंटली आरबीआई ने ये भी दो अलाउ किए हैं, एसएनआरआर, जस्ट अ सेकंड, हाँ, एसएनआरआर एंड एसबीआरए। एसएनआरआर क्या है? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, नाम से पता चल रहा है नॉन रेजिडेंट मतलब एनआरआई है, वो रुपी अकाउंट खोल सकता है इंडिया में। और दूसरा है एसबीआरए। एसबीआरए क्या है? स्पेशल वोस्ट्रो रुपी अकाउंट। देखो, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो दो अकाउंट होते हैं। वोस्ट्रो का मतलब वो इन द सेंस कि फॉरेन बैंक है, वो इंडिया के बैंक में अपना एक अकाउंट खोलेगा। सिंपल सेंस में लेट्स से सिटी बैंक है, वो एसबीआई में अपना एक अकाउंट खोल रहा है। उसी तरीके से हमारा बैंक अगर उनके बैंक में अकाउंट खोले तो उसको बोलेंगे नोस्ट्रो। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप वर्किंग ग्रुप टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ डब्ल्यूपीआई। देखो, सरकार है वो जीडीपी डब्ल्यूपीआई इन सब का बेस ईयर अपडेट कर रही है। तो नया बेस ईयर है 22-23 करने की बात की गई है। डब्ल्यूपीआई क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स है। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज काउंट नहीं होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अभी बेस ईयर कितना है? 11-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग ग्रुप ऑन डब्ल्यूपीआई विल ऑल्सो रिकमेंड ए रोड मैप फॉर स्विच फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू। देखो, हमारी कंट्री में पीपीआई नहीं होता है। पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसकी जगह पे हम डब्ल्यूपीआई ही फॉलो करते हैं। लेकिन अब रिकमेंडेशन आया है कि हमें पीपीआई भी फॉलो करना चाहिए। तो ये जो वर्किंग ग्रुप है, जो ऊपर नाम दिया है, रमेश चंद वर्किंग ग्रुप है, ये बेसिकली रिकमेंड करेगा कि हमें पीपीआई पे स्विच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025। सो ये रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज किया है। दो चीजें ध्यान में रखना, बिहार का रैंक 13 है, टॉप पे उड़ीसा है, ठीक है। नीति आयोग ने भी रिसेंटली 10 साल पूरे किए हैं। 2015 में प्लानिंग कमीशन के सक्सेसर के तौर पे इसको सेटअप किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। मतलब जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स उसमें से कौन से का इसमें से पैरामीटर नहीं है। तो एचडीआई है, वो एक अलग ही इंडेक्स है, वो इसका पैरामीटर नहीं है, बाकी सब है, ये उसका पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन FHI यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्टेट्स स्कोरिंग अबव 50 आर क्लासिफाइड एज। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, लास्ट के 1 से 2 साल में इंक्रीज हुए हैं, जहां पे एक्चुअली आपसे रैंकिंग नहीं पूछी जाती। आपसे पूछा जाता है कि इस वाले स्कोर वाला जो स्टेट है या इस वाला स्कोर वाला जो कंट्री है वो किस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर 50 से ऊपर आपका स्कोर है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे। जस्ट ए सेकेंड, हाँ, 50 से ऊपर वाले जो भी स्टेट्स हैं उनको अचीवर बोलेंगे। अब आपका काम ये फाइंड आउट करना है कि बिहार किस कैटेगरी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ओडिशा है, तो ओसीजी याद रख लेना। तीन तीन का रैंकिंग भी आ सकता है, मतलब आगे पीछे करके इनसे पूछ सकता है। ये वाला इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग नीति आयोग ने रिलीज किया है। जो इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, खास करके एक ये FHI हो गया, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, एक पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, एक हंगर इंडेक्स हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। नेक्स्ट है, विच स्टेट शोड कंसर्निंग डेट टू जीडीपी GSDP रेशियो इन FHI 2025। तो दो स्टेट है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। एक स्टेट है पंजाब, दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे वाज कंडक्टेड बाई, तो जो HCES है ये NSO अंडर मोस्पाई कंडक्ट करता है। मोस्पाई ही ये आपका जीडीपी का डेटा भी रिलीज करती है। मोस्पाई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट 2017-18 हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे वाज डिस्कार्डेड। अब इसको डिस्कार्ड कर दिया था, मतलब सरकार ने कहा कि इसको हम नहीं मानेंगे। रीजन बीइंग क्या है कि इसका डेटा का जो क्वालिटी था वो सही नहीं था, मतलब डेटा सही से हमने कलेक्ट नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द MPC मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन रूरल इंडिया एज पर HCES 23-24। ये जो आपका
HCES हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेना। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट डेटा है। पहली बात तो रूरल का ऑब्वियसली कम है अर्बन से कंजम्पशन, लेकिन रूरल वाले में ग्रोथ ज़्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू अर्बन वन, और दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो गया है। ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन है कि रूरल वाला कितना था, लगभग 4000 के करीब है, ये ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट नंबर आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर का मूड हुआ तो आपसे बहुत क्लोज ऑप्शन फ्रेम कर सकता है। 4122 ये रूरल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हाँ 4122, और अर्बन वाले का है 6996। एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेना इसको। हाँ, सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो सिक्किम में है। सबसे कम किस स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च्ड इट्स सीबीडीसी। देखो जो रुपी है, पेपर करेंसी नोट है, उसी का एक डिजिटल वर्जन है, उसको हम बोलते हैं सीबीडीसी। सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो इंडिया ने लॉन्च किया मतलब आरबीआई ने लॉन्च किया है, सीधी सी बात है, क्योंकि सीबीडीसी है, दे आर रेगुलेटेड। क्रिप्टो करेंसीज हैं वो रेगुलेटेड नहीं होती। दूसरी बात, रिसेंटली यूएस ने अपना सीबीडीसी का जो प्रोजेक्ट है उसको सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो को ही मैनेज करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व भी सेटअप किया है। ये 3-4 चीजें आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो आरबीआई ने सीबीडीसी 2022 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू लॉन्च सीबीडीसी। अब देखो इसमें बाहामास ध्यान रखना। बाहामास का एक्चुअली एक सेंड डॉलर है, 2020 में उन्होंने लॉन्च किया था। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के कंटेक्स्ट में एक और टर्म आता है, स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब है करेंसी आपका डिजिटल है, लेकिन उसको आपने किसी स्टेबल करेंसी से लिंक कर दिया जो एक्चुअली फिजिकल करेंसी है, जैसे डॉलर के साथ लिंक कर दिया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीबीडीसी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। देखो जहां पर भी ये टर्म रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आता है, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं आपने कोई ऐप, मैं एक सिंप्लीफाई सेंस में बताता हूँ, आपने कोई नया ऐप लॉन्च किया है, उसमें आपको एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करना है, तो इस फीचर को आप टेस्ट करके देखोगे कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सब काम करने के लिए आरबीआई है एक सेटअप प्रोवाइड करता है, उस सेटअप को हम बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो जब भी आपको कुछ नया सेटअप करना होगा, नया टेस्ट करना होगा, तो उसके लिए टेस्ट एनवायरनमेंट होता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये वाला क्वेश्चन है 2-3 स्टेट पीसेस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज द टॉप रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन 2024 विद हाउ मच शेयर। देखो रेमिटेंस का मतलब क्या है, हमारे लोग दूसरे कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और वापस इंडिया भेज रहे हैं, ठीक है, ये है रेमिटेंस। हमारा शेयर लगभग 14.3% है। इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट रेमिटेंसेस का है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे है। पैटर्न वाइज अगर हम बात करें तो पहले हमारा रेमिटेंस है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज से आता था, जहां पे ब्लू कॉलर जॉब्स होती थी। ब्लू कॉलर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इन सब में, ऑयल ड्रिल में। अब हमारा रेमिटेंसेस, मेजॉरिटी ऑफ रेमिटेंस आ रहा है कंट्रीज लाइक यूएस, कंट्रीज लाइक यूके, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर जॉब बेसिकली मींस टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। व्हिच कंट्रीज शेयर ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट इन 2024। चाइना का शेयर है वो काफी गिर गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और चाइना का शेयर रफली 5% के करीब है। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रपोज्ड 3.5। एक्चुअली ये 3.5 नहीं है, अभी 1% के आसपास कर दिया है। टैक्स ऑन रेमिटेंसेस बाय नॉन यूएस सिटीजन्स। तो यूएस ने एक्चुअली कहा है कि जो लोग यूएस से रेमिटेंस वापस भेज रहे हैं उस पर हम टैक्स लगाएंगे। इस पूरे बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इस पे खूब हंगामा भी हुआ है, तो नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच 3 कंट्रीज आर रेफर्ड एज EM3। EM3 का मतलब है एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है। तो इसमें आपका कंट्रीज आएगा इंडिया, चाइना और ब्राजील। यूएस ऑब्वियसली बात है एमर्जिंग मार्केट नहीं है। अब सॉरी, हाँ, इंडिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया है, ये एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं। एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का मतलब है इन कंट्रीज में इकोनॉमिक पोटेंशियल अच्छा खासा है, ठीक है। वो बात अलग है कि ट्रंप ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, बट ट्रंप के कहने से कुछ नहीं होता है ना। ओके, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट रेट ड्यूरिंग 26-27। तो देखो ये इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, कई बार आपको लगेगा ये इतना सा फैक्ट कैसे याद रखेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा ये क्या नॉनसेंस क्वेश्चन पूछा है, बट आते हैं क्वेश्चन, ओके। हाँ, तो इंडिया का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो कितना परसेंट है, तो इट इज गोइंग टू बी 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक बैंक नेट प्लेटफॉर्म है वो किस चीज से रिलेटेड है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने लोन लिया बैंक से, मैं कुछ गिरवी रखूंगा, इस गिरवी रखने को बोलते हैं कोलेट्रल। अगर मैं अमाउंट टाइम पे नहीं पे करूंगा तो बैंक मेरे एसेट को
ऑक्शन करेगा। इस ऑक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का नाम है बैंकनेट। तो बेसिकली ये किस चीज से रिलेटेड है? ई ऑक्शन ऑफ पीएसबी एसेट। पीएसबी क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या है? सरकारी बैंक। नेक्स्ट है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड। आपने अपने बैंक अकाउंट से इस वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करे। एक नॉर्मल आपका वॉलेट है, फिजिकल वॉलेट, उसी तरीके से आपका ये डिजिटल वॉलेट है। आप बैंक से इसमें ट्रांसफर करेंगे और फिर यहाँ से जितना भी आपको पेमेंट करना है सब पेमेंट कर सकते हैं। तो पीपीआई है, इनको हम बोलते हैं मोबाइल वॉलेट एंड गिफ्ट कार्ड। रिसेंटली क्यों न्यूज में था? क्योंकि आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है कि अब ये थर्ड पार्टी के साथ मिलकर यूपीआई ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ओएमएसएस इज यूज्ड बाय। देखो दो चीजें हैं, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आरबीआई करता है, बाई और सेल करता है किसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। एक ओएमएसएस स्कीम है, ये एफसीआई का है। एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके अंडर में? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एफसीआई फूड ग्रेन स्टोर करता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बफर स्टोर मेंटेन करता है। लेट्स से रिक्वायरमेंट 50 किलो का है, ये 75 इन्होंने स्टोर किया, बाकी 25 क्यों किया? ताकि अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो इनके पास होना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द सीजन में क्या करना है इनको? क्योंकि अगर ये नहीं इसको निकालेंगे तो खराब हो जाएगा, तो इसलिए बेचते हैं। जिस स्कीम के थ्रू बेचते हैं उसको बोलते हैं ओएमएसएस, ओपन मार्केट सेल स्कीम। यहाँ पे एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए या फंसाने के लिए बोल सकता है कि गोल्ड सेल करते हैं, कुछ भी वो सेल करते हैं, बट इसमें सीधे सी बात है, एफसीआई है वो सेल करता है जो एक्स्ट्रा इसके पास फूड ग्रेन्स होते हैं वो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट विस्तार किस चीज़ से रिलेटेड है? या आईआईटी मद्रास का एक इनिशिएटिव है, इसमें हम एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं वो शेयर करेंगे। सिंपल सेंस में छोटे किसान हैं, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, तो अगर उनको ट्रैक्टर रेंट पे मिल जाए तो अच्छी बात है ना। तो इस टाइप से जो काम करने वाले हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंडर में होंगे। नेक्स्ट लीड स्कीम। पहली बात तो लीड्स किससे रिलेटेड है? लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरी बात ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है और ये लॉजिस्टिक सेक्टर को कितने पिलर्स के बेसिस पे इवेलुएट करता है? तो ये 4 पिलर्स के बेसिस पे इवेलुएट करता है। जस्ट ए सेकेंड। अच्छा, इस वाले में वाटर मैनेजमेंट नहीं आएगा, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज आएगा प्रोजेक्ट विस्तार वाले में। हाँ, जो मैंने उधर बताया वही सही है। इसमें लीड्स वाले में आपको ध्यान में रखना है कि कितने पिलर्स के बेसिस पे है। तो बेसिकली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है। तो इसमें लीड का मतलब क्या है ये भी समझ लो। लीड का मतलब है लॉन्जिटिविटी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिजिटलाइजेशन। एक बार देख लो, क्योंकि कई बार होता क्या, एग्जामिनर है ना मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ लेता है और उस टाइम पे हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो आपको एक फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। एंटिटी लोकर क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री, सॉरी, एंटिटी लोकर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस पर्पज के लिए अनाउंस किया है? देखो, जैसे हमारे पास डिजी लॉकर होता है, वैसे ही कंपनीज के लिए सरकार ने एंटिटी लोकर की एक स्कीम और इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका नाम है एंटिटी लोकर। मतलब कंपनीज को अगर डिजी लॉकर ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज चाहिए होगा तो उसको हमने नाम दिया है एंटिटी लोकर। तो इसमें से आ जाएगा आपका स्टोरेज, डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज एंड वेरिफिकेशन। ओके, 28। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड मोरा टनल है वो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है अंजीखात ब्रिज है, ये रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। केबल स्टेड का ब्रिज का मतलब समझो, यहां से एक ब्रिज बना दिया, जस्ट अ सेकेंड, ये ब्रिज बना दिया, इसको केबल से लटका दिया है, इसको केबल स्टेड ब्रिज बोलते हैं और कुछ नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज रेज्ड फ्रॉम 5 CR टू। तो अभी ये बजट में ही इसको इंक्रीज किया है। एमएसएमई का जो क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है? अगर ये लोग लोन का अमाउंट वापस नहीं पे करेंगे तो हम पे करेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी इस पे लास्ट वाले बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, हाँ, तो इसका क्रेडिट गारंटी कवर कितना, 5 करोड़ से कितना कर दिया है वो क्वेश्चन है। 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विच इनिशिएटिव हेल्प्स एमएसएमई जॉइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? आप छोटी कंपनी हो, आपको ई कॉमर्स ऑनलाइन अपना आइटम बेचना है, तो उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव है वो सरकार ने लॉन्च किया है? तो इस इनिशिएटिव का नाम है टीम इनिशिएटिव। टीम का फुल फॉर्म क्या है? टीम बेसिकली क्या करती है? एमएसएमई को ऑनलाइन मार्केट से इंटीग्रेट करती है। ठीक है, विश्वकर्मा क्या है? जो हमारे आर्टिजन्स है उनको हम स्किल प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टअप इंडिया क्या है? सीधी सी बात है, नई इनिशिएटिव्स है, नया अपना खुद का स्टार्टअप करने के लिए एक स्कीम है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है। स्टार्टअप का मतलब क्या है? 10 साल से पुरानी कंपनी है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन से मिनरल को मेजर क्लासिफाई कर दिया? पहले ये माइनर मिनरल थे, अब इनको मेजर मिनरल है वो क्लासिफाई कर दिया है। क्वेश्चन 33। तो यहाँ पे ये इन मिनरल्स को है
पहले माइनर थे, अब मेजर कर दिया। माइनर के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखो, माइनर के कंटेक्स्ट में यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, मेजर के कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमडीआर एक्ट है वो कब पास किया गया था? तो 1957 में ये पास किया गया था। एमएमडीआर क्या है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है ना। इस पे यूपीएससी में कम से कम तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है डीएमएफ क्या है? डीएमएफ है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड ऑप्शन सही है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या है? पैसे कमाने के लिए नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्चुअली जो माइनिंग वाले एरियाज हैं उनमें वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए सेटअप की गई है। पैसा कहाँ से आएगा? तो माइनिंग जब होगी तो उससे रॉयल्टी मिलती है सरकार को, मतलब जो कंपनी माइनिंग करेगी वो सरकार को कुछ पैसे देगी, उस पैसे में से एक हिस्सा डीएमएफ के पास आएगा। डीएमएफ उस पैसे से क्या करेगी? वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। नेक्स्ट, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो डीएमएफ है ये इसी स्कीम के अंडर में लॉन्च किया गया है, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मतलब क्या है? जिस एरिया से हमने मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए ये एक स्कीम है। 2015 में ये अनाउंस की गई थी। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विल कवर, बजट में ये अनाउंस की गई है 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ऐसा ही एक स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में बैकवर्ड है, वो नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। इसमें एक और चीज ध्यान में रखेंगे, बैकवर्डनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इन एरियाज में एक तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब एक साल में कितना फसल उगा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्रेडिट कम है और प्रोडक्टिविटी भी कम है। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी अलाइन विद द विजन। देखो, टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रोथ के लिए हमें कॉटन चाहिए है। टेक्सटाइल सेक्टर एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इसीलिए हम इस सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं। उसी के लिए सरकार ने ये कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए इनिशिएटिव अनाउंस किया है। अब इसमें 5F का एक विजन है। 5F का मतलब क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। मतलब हम जो कॉटन है उससे कपड़ा बनाएंगे, कपड़े से फैक्ट्री में ले जाएंगे, फैक्ट्री से उसको जो भी फैशनेबल आइटम है फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है इंडिया जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी यूज्ड विच टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली इंडिया ने जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी डेवलप की है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, मतलब फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। दोनों का नाम भी ध्यान में रख लेना। और ये CRISPR-Cas9 से इसको किया है। CRISPR-Cas9 क्या है एक्चुअली? CRISPR-Cas9 एक डीएनए एडिटिंग टूल है ना। इस पे भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और आई थिंक यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है अर्बन चैलेंज फंड है, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। नेक्स्ट है रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उसका बजट कितना है? तो जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है उसको सरकार ने कुछ मॉडिफाई किया है। ऑलरेडी मैं डिटेल में जो आपका करंट अफेयर्स उसमें कवर करवा चुका हूँ। यहाँ पे उसका बजट कितना है ये क्वेश्चन है, तो उसका बजट आई थिंक 8800 है, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, 8800 करोड़। अमाउंट ध्यान में रख लेना, इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विच स्कीम फोकस ऑन इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग विद इंसेंटिव। देखो सीधी सी बात है, आप ट्रेनिंग भी मिलेगी और कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा। तो इसमें से कौन सी स्कीम है वो ये काम करेगी? तो इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। देखो जब हम जीडीपी मेजर करते हैं तो उसमें हम नॉलेज वाला कंपोनेंट है उसको मेजर नहीं करते कि कितने पेटेंट फाइल किए हैं, लेट्स से। तो GDP इसमें से क्या मेजर करेगा? तो नाम से ही पता चल रहा है नॉलेज की बात कर रहे हैं। नॉलेज हम इसमें, बाकी सब चीजें तो ऑलरेडी जीडीपी में हम कवर करते ही हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाई। तो DICGC एक सब्सिडरी है, आरबीआई का ही है, जिसमें अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो और बैंक फेल हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस है। मतलब DICGC आपको 5 लाख रुपए तक का अमाउंट देगा। ठीक है, ये आरबीआई का एक सब्सिडरी है। इसके लिए अमाउंट 5 लाख है, 90 दिन में ये मिल जाना है अगर बैंक फेल होता है तो। अभी सरकार इसको अपडेट करने की बात कर रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है 2024 में? एक तो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें FDI है 100% कर दिया गया है, इसलिए 74 से 100%, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक और इंश्योरेंस पे, जो हेल्थ इंश्योरेंस पे GST 18% लगता है, इस पे काफी हंगामा हुआ था, तो आपको आइडिया होना चाहिए कितना परसेंट लगता है। यूजुअली नहीं पूछते हैं, बट कोई इश्यू जो न्यूज़ में रहता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि प्रीमियम कितना दे रहे हैं हम एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। नेक्स्ट, रेपो रेट कट इन जून 2025। ये जून वाला मत करना, उसके बाद में एक और MPC का मीटिंग हो चुका है अगस्त वाला, तो एक बार अगस्त वाले के हिसाब से देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है ना। जून वाले में रेट कट कितना था? 47 वाले में आई थिंक 50 BPS। BPS का मतलब बेसिस पॉइंट्स होता है, 100 BPS मतलब 1%। 47
ओके 25 दो बार रेट कट हो चुका है, तो ये सेकंड वाले में 25 बीपीएस है, 50 नहीं होगा, 25 होगा। हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? देखो प्रोजेक्ट नेक्सस है बीआईएस का एक प्रोजेक्ट है। बीआईएस क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। मतलब क्या? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर मतलब बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। आरबीआई भी इसका एक पार्ट है। इसमें 3-4 एशियन कंट्रीज इसका पार्ट है। इसके बारे में जरूर पढ़ लेना कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्योंकि अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि यूपीआई किस किस ने एक्सेप्ट किया है। बाय द वे रिसेंटली आई थिंक नाइजीरिया है, वो नामीबिया, वो पहली नाइजीरिया है या नामीबिया, एक बार देख लेना, पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जिन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। नाम ध्यान में रख लेना, क्योंकि रिसेंटली ही, हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे। नामीबिया ही है, नामीबिया ही है। तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 49 डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, वो साल में कितनी बार पब्लिश होती है? आरबीआई पब्लिश करता है, 2 बार पब्लिश करता है। नेक्स्ट है एल्गो ट्रेडिंग है। उसका मतलब क्या है? एल्गो ट्रेडिंग एक सीधी सी बात है, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। तो सेबी ने इसमें से किस किस को इंक्लूड करने की बात की है एल्गो ट्रेडिंग में? तो एल्गो ट्रेडिंग में दोनों इंक्लूड होंगे, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। मतलब क्या है? ब्लैक बॉक्स का मतलब है जिसका एल्गो का लॉजिक किसी को नहीं पता है, मतलब सिर्फ बनाने वाले को पता है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और जो व्हाइट बॉक्स है उसका मतलब क्या है कि उसका जो लॉजिक है वो एक्सप्लिसिटली पब्लिकली डिक्लेयर किया। लॉजिक का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे शेयर का प्राइस इतना आएगा तो शेयर खरीद लिया जाएगा ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।